गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 69 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है, वाटर साइकिल यानी जल चक्र में कौन सी क्रियाएं योगदान करती हैं? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वर्षण। जल चक्र पृथ्वी पर अनवरत है। देखिए, जल चक्र में यानी वाटर साइकिल में होगा क्या, जो नीचे का पानी है, मतलब जो समुंदर सागर का पानी है या झील का पानी है, तालाब का पानी है, उसका वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन होगा उसका। ठीक है, वाष्पीकरण होगा उसका। फिर क्या होगा, संघनन की प्रोसेस से, कंडेंसेशन से, यानी बादल बनेंगे। फिर बादल बन के क्या होगा, बरस जाएंगे पृथ्वी पर। ठीक है, यही प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। वाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएगा, संघनन की प्रक्रिया से बादल बनेंगे। ठीक है, फिर बरस कर नीचे आ जाएंगे। तो सारे के सारे हो जाएंगे डी। तो जल चक्र में उपरोक्त सभी क्रियाएं योगदान करती हैं। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं होता। कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। क्या पहला वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है, सही है। ऊर्जा का नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो है वो घटती ही जाती है। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं होता। कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, स्यूडोमोनास एक नाइट्रिक कारक जीवाणु है। सल्फर चक्र गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। कौन सा करेक्ट है? स्यूडोमोनास नाइट्रिक कारक नहीं है, वी नाइट्रिक कारक जीवाणु गलत है पहला स्टेटमेंट। सल्फर चक्र जो है वो गैसीय और अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। तो केवल 20 का आंसर है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है क्योंकि स्यूडोमोनास एक वी नाइट्रिक कारक या कर्ण जीवाणु है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। देखिए, गैसीय चक्र में पोषक तत्वों का स्रोत वायुमंडल तथा जलमंडल होता है, जबकि अवसादी चक्र में पोषक तत्वों का स्रोत स्थलमंडल और पृथ्वी का भूपटल होता है। सल्फर चक्र गैसीय और अवसादी दोनों में पाया जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। नंबर 4 पर आ जाइए। यह है जलकुंभी। तो पहला स्टेटमेंट हाइड्रेला से संबंधित है। हाइड्रेला पूर्णतः डूबे हुए जलोद्भिद का उदाहरण है और जलकुंभी में फूले हुए पर्णव्रत की उपस्थिति से पौधे जो है जल की सतह पर तैरते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, जलकुंभी की बात करें तो जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जो मूलतः अमेजन का है। ठीक है, और अब पूरे विश्व में फैल गया है ये। जलकुंभी भारत में सबसे पहले बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था, लेकिन भारत में जो है बंगाल का आतंक कहा गया है इसको। टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है इसको, जलकुंभी को। क्यों? क्योंकि यह पौधा जो है रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो जलीय जीव जंतु हैं जैसे कि मछलियाँ हो गई, ये सब मर जाएंगे। यह एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला खरपतवार है और यह जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का भी कारण है, जो अनेक जलीय प्रजातियों को अपनी उपस्थिति के कारण नष्ट कर देता है। नंबर 5 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, जॉन मेंडल को तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो होंगे नहीं। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो इसको भी हटा दीजिए। टेंसले को कहा जाता है, टेंसले, एजी टेंसले। देखिए, वर्ष 1935 में एजी टेंसले के द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र या पाई तंत्र संकल्पना प्रस्तावित की गई। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है, यानी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक क्या हैं? हरे पेड़ पौधे हो गए,
प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी हिरन हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, इनको खाने वाला शेर, बाघ, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता भी है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक दोनों है। और अजैविक घटक कौन कौन से हो गए? जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षा हो गया, मृदा हो गई, मिट्टी, ठीक है, जलवाष्प हो गया, ये सब अजैविक घटक हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? इनमें से एक। देखिए, घास के मैदान तो प्राकृतिक, वन प्राकृतिक हो गए। धान का खेत कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, झील जो होती हैं वो मानव निर्मित भी होती हैं, कृत्रिम भी होती हैं। तो इसका उत्तर डी। स्टेटमेंट बनाकर पूछता तो हो सकता था, लेकिन देखा जाए तो सबसे सही उत्तर ए ही होगा, क्योंकि धान के खेत कभी, ठीक है, खुद से नहीं बनते, प्रकृति नहीं बनाती उनको, मानव निर्मित ही होते हैं, कृत्रिम ही होते हैं। लेकिन घास का मैदान प्राकृतिक हो सकता है, वन प्राकृतिक, और झील भी प्राकृतिक। तो वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। नंबर 7 पर अजय, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? सामाजिक वानिकी से तो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। वन महोत्सव मनाते हैं तो वनों के महत्व को, पेड़ पौधे लगाने को, ठीक है, इन सब बातों पर जोर दिया जाता है, इससे भी नहीं बिगड़ेगा। वन रोपण से तो पारिस्थितिक संतुलन सुधरेगा। वनोन्मूलन से बिगड़ेगा, ठीक है, पेड़ को काट देंगे तो बचेगा क्या? तो पारिस्थितिक संतुलन का मूल कारण जो है वनोन्मूलन है, यानी पेड़ों को काट डालना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने पर नवजात शिशुओं में मीथेमोग्लोनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कौन सा करेक्ट है? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। रक्त में नाइट्रेट की अधिकता ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग का कारण बनती है। 6 महीने से छोटे शिशुओं में नाइट्रेट नाइट्राइट में परिवर्तित हो सकता है, जो रक्त के साथ मिश्रित होने पर मीथेमोग्लोबिन बनाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम कारण है नाइट्रेट से दूषित पानी। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव उपचार की स्वस्थानीय तकनीक नहीं है? जैव उपचार की स्वस्थानीय तकनीक बायो बेटिंग है, ठीक है, और बायो स्टिमुलेशन भी है, जैव छिड़काव भी है, लैंड फार्मिंग नहीं है। देखिए, लैंड फार्मिंग प्रक्रिया में संदूषित मृदा की खुदाई की जाती है और उसे किसी क्षेत्र विशेष में फैला दिया जाता है, और इस क्षेत्र की बार बार जुताई की जाती है जब तक कि प्रदूषक अपघटित ना हो जाए, ठीक है। तो मिट्टी से संबंधित है लैंड फार्मिंग। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो वायु प्रदूषक है, ग्रीन हाउस गैस तो है नहीं है। ग्रीन हाउस गैस तो मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, ठीक है। तो केवल 3 ही इसका आंसर होगा, बी, जलवाष्प है। तो ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जलवाष्प है, और ओजोन है। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर रेमन मैग्सेसे नहीं है, गांधी शांति पुरस्कार भी नहीं है। विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, विटले अवार्ड प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था विटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इस पुरस्कार के तहत 35,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न पर कई बार चर्चा कुछ हो चुकी है। अमेजन वन या अमेजन वर्षा वन? देखिए, अमेजन वर्षा वन
चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इन्हें ही पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। केन्या के नैरोबी में तो स्थित है यूएनईपी का मुख्यालय, लेकिन इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में। नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? टोक्यो में नहीं है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जिनेवा या रोम, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, मैच करने के लिए पूछ लेता है पीसीएस की परीक्षाओं में। नंबर 15 पर आ जाइए। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? देखिए, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत तो पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, यानी ये हो गए पेड़ पौधे, ग्रास। अब इनको खाता है हिरन भी, इसको खाता है जेब्रा भी, ठीक है। तो ये हिरन और जेब्रा क्या हो गया? ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। इन दोनों को खा गया लायन, या इसकी जगह मनुष्य भी हो सकता है, तो वो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन मनुष्य यहाँ भी हो सकता है जेब्रा की जगह, ठीक है, इसकी जगह हिरन की जगह भी हो सकता है, जेब्रा की जगह भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी होता है। और इसकी जगह भी हो सकता है क्योंकि वो इन दोनों को भी खा सकता है। अच्छा, इन सबको मतलब इन तीनों को जो है ये गिद्ध खा सकता है। ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, तो इसको खा गया। अब ये सारे मर गए, ठीक है। मान लीजिए वनस्पति भी जो है सड़ गई, तो बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या करते हैं? इसको डिकम्पोज कर देते हैं इन सबको मरने के बाद, यानी वो अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं। फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, खाद बना देते हैं। अब ये जो खाद होती है वो इन पौधों के लिए काम आती है। इसी तरह से पूरी प्रक्रिया जो है अनवरत चलती रहती है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन बोलते हैं इसको। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।